नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 10 को, जिसका शीर्षक है किशोरावस्था की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। 10.1 है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की जो कि कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर अर्थात कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? बूझो पूछता है, शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? पहली जवाब देती है, जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? तो इसका उत्तर यहाँ पर हमें मिलेगा। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। फिर से इसे पढ़ते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो जो 18 से 19 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 12 से 18 वर्ष 19 वर्ष के बच्चे, उन्हें हम किशोर कहते हैं अर्थात टीनेजर्स कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले ही आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। पहेली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। ये यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो जब लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती है और एकाएक वृद्धि हो जाती है, उनकी ऊंचाई लंबाई बढ़ जाती है, तो हम जान जाते हैं कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों अर्थात हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप 10.1 निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरणतः 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है,
जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर है आयु और पूर्ण लंबाई प्रतिशत में है। 8 वर्ष में 72% तक पहुंच जाता है लड़के, और लड़कियां 77% तक। वहीं 12 वर्ष होते होते 84% तक लड़के लंबे हो जाते हैं और लड़कियां 91% तक। इसी तरह से यहाँ पर है चार्ट दिया हुआ। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। तो इस चार्ट को हम देख लेते हैं। फिर है पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बट्टा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुने 100। चार्ट में दिए गए मान के अनुसार अगर हम इस नियम को अगर हम मानते हैं तो हमें पूर्ण लंबाई की गणना हम कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। यहाँ पर है वर्तमान लंबाई, जितना कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जितना लंबा है यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है। अगर 15 वर्ष का लड़का है तो 95% तक यहाँ बढ़ चुका है, यहाँ 95 लिखेंगे और वर्तमान लंबाई यहाँ पर उसका लिख लेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो कितना प्रतिशत वह बढ़ चुका है यहाँ हम देख लेंगे। उदाहरण, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी 120/75 गुने 100 सेंटीमीटर अर्थात 160 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 10.2। क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को x अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहली कहती है, मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। फिर है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे सीने चौड़े होने लगते हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। मतलब लड़के और लड़कियां दोनों में किशोरावस्था में पहुंचने के बाद परिवर्तन जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर है स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल अर्थात कंठमणि कहते हैं। चित्र 10.2 में दिखाया गया है।
यह है चित्र 10.2। यह एडम्स एप्पल है, इस तरह से निकल जाता है स्वर यंत्र। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरभराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर समाप्त हो जाता है। बूझो कहता है, मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है। फिर है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। यहाँ पर एक नोट है, स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इसके बाद है जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये सभी विकास जब हम यौनारंभ में प्रवेश कर जाते हैं तब होना शुरू। अब हम पढ़ेंगे मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब यह ऐसा समय होता है जब हमारा मस्तिष्क अधिक से अधिक कुछ भी चीज़ को सीखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 10.3 में है गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। ये युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। तो वृषण किस हार्मोन का स्रावन करता है? टेस्टोस्टेरोन अर्थात पौरुष हार्मोन का। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इन्हीं दोनों हार्मोन के कारण लड़के तथा लड़कियों में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। आगे है, लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है।
10.4 में है, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी भी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। फिर आगे रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। आगे यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। यहाँ यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किस प्रकार होता है, यहाँ पर लिखा गया था। आगे है पहेली और बूझो। अब समझ गए हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे 10.5 मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों तक के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। इसे हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, अर्थात टूटने लगता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। तो जब ऋतुस्राव होता है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, रुक जाता है, तब हम उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? जी हाँ, यहाँ सही है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, उसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम 10.6 से शुरू करेंगे, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।